तो स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो कल हमने जितना कर लिया था, हमने सिख साम्राज्य पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले अवध राज्य को। किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अवध को। अवध के बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल, यानी जो अंग्रेज हैं उनका भारत पर प्रभाव कैसा रहता है, यानी वो उनकी भू राजस्व नीति है, यानी भारत पर कैसी कैसी वो नीतियाँ लागू करते हैं, जैसे रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, इज्जतदारी व्यवस्था है, जितनी भी व्यवस्था है उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवध को, यानी अवध पर किसका कब्जा है और इसे अंग्रेजों ने कब हड़प लिया था, अवध को किस आधार पर हड़पा था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक है जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ कम से कम क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आते, कितने आते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जैसे आप स्टेट का दे रहे हो या किसी अदर का दे रहे हो तो अलग अलग क्राइटेरिया में आपके क्वेश्चन आते हैं, और आप किसी का भी एग्ज़ाम दो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ पे कोई ऐसे फालतू सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, उतना ही पढ़ाया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अवध राज्य क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किसके आधार पर हड़पा था? यहाँ पर कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा था। किसने हड़पा था? जेम्स आउट्रम इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, और हड़पने वाला पहला राज्य था आपके सतारा, और फिर आता है आपके अवध, उसके बाद अवध आता है। और सहायक संधि के लिए जाना जाता है हैदराबाद, जो सहायक संधि पर पहली बार हस्ताक्षर करता है वो कौन सा राज्य था? आपके हैदराबाद था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता है। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर हैं, उनको देख लीजिए। अगर आप पहले से देखते आएंगे तो ये क्लास आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगी, और अगर आप पहले से नहीं देखें तो ये क्लास थोड़ी इतनी नहीं आएगी समझ में। तो उन क्लासों को ज़रूर देखना है। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यू क्लासेज। जैसे कोई टॉपिक है जो मैंने इसमें कंप्लीट नहीं करा पाया है तो उनको हम एमसीक्यू की तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। एमसीक्यू हमारे संडे को आएंगे, तो वो हमारे संडे को आते हैं हर एमसीक्यू क्लास, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है अवध। क्या है? अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य का पूछे पहला जो संस्थापक है कौन है, वो है कौन? आपके शहादत अली खान। कौन है? शहादत अली खान है। और अवध को कौन? आपके अंग्रेज और मराठा। कौन? अंग्रेज और मराठा दोनों बफर स्टेट के लिए यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे? कि इधर थे मराठा, कौन से? ये साइड है, ये मराठा हैं, और ये बंगाल की साइड कौन है? अंग्रेज हैं, और यहाँ पर पड़ता है अवध। तो इसको क्यों स्टेट बफर स्टेट बनाते थे? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि मराठों को कभी खतरा ना हो अंग्रेजों से, और मराठा चाहते थे कभी अंग्रेज उनके उसमें साम्राज्य में आकर के अधिकार ना कर लें। तो मराठा ये चाहते थे, और इसलिए इन दोनों क्या करते थे कि अवध को बफर स्टेट के रूप में यूज करते थे। आइए देखते हैं हम किसको? शहादत अली खां को। लिखो अवध साम्राज्य, हेडिंग डालो अवध। तो अवध का संस्थापक किसे मानते? अवध का संस्थापक मानते आपके शहादत अली खान को। कौन मानते? इसका संस्थापक। लिखो संस्थापक, शहादत अली खान। कौन है? अवध का संस्थापक है आपके शहादत अली खान है। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। किसने? आपके शहादत अली खान ने। किसने? शहादत अली खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण करता है आपके। उपाधि लिखो, उपाधि। तो इसने उपाधि धारण की थी आपके बुरहान उल मुल्क की। किसकी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी।
आपके सादत अली खान ने धारण की थी। अगर पूछे कि इसको सूबेदार किसने बनाया था, ये डायरेक्ट तो राजा नहीं बन जाएगा, तो ये कहाँ का सूबेदार बना था, इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने बयाना का सूबेदार बनाया था। किसके, आपको सादत अली खां को। कब, सादत अली खां। और ये स्थापना कब करता है, आपके 1722 में। कब, 1722 में। 1722 में अवध को क्या कर देता है, ये स्वतंत्र घोषित कर देता है। और इसको पता था कि जितने भी दिल्ली पर बादशाह बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, कमजोर बादशाह बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, कमजोर बादशाह बैठे हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी वैसे ही आपके मुगल साम्राज्य कई राज्यों में विभाजित हो जाएगा, कई विभागों में। ऐसे बंगाल अलग हो जाएगा, हैदराबाद अलग हो जाएगा, आपके अवध अलग हो जाएगा, मैसूर अलग हो जाएगा। तो ऐसे कई राज्य बन जाएंगे, यानी मुगल साम्राज्य का विखंडन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, ये उन्हीं के सूबेदार हैं, उन्हीं के सेनापति हैं। आपके अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, उन्हीं के सेनापति हैं। और जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि मुगल बादशाह कमजोर हैं, ये क्या कर लेंगे, अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे, अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखते हैं ये कहाँ का सूबेदार था, आपके मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसको बयाना का सूबेदार बनाया जाता है। क्या किया जाता है, इसको बयाना का सूबेदार बनाते कौन, आपके मोहम्मद शाह रंगीला बनाते। इसको अवध को स्वतंत्र घोषित कब किया था, 1722 में अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और अवध में क्या करेगा, राजत्व व्यवस्था की स्थापना करेगा। और जो इसकी मृत्यु होगी वो क्या करेगा, ये अपनी आत्महत्या कर लेगा। कब, 1739 में। 1739 में क्या कर लेगा, ये अपनी आत्महत्या कर लेगा। कौन, आपके सादत खान। कौन करेगा, सादत खान अपनी हत्या कर लेगा। उसके बाद गद्दी पर बैठेगा आपके सफदरजंग। कौन बैठेगा, सफदरजंग बैठेगा आपके गद्दी पर। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण याद रखना है, वो याद रखना है कि आपको लखनवी संस्कृति, यानी लखनवी संस्कृति साहित्य व्यापार के लिए कौन जाना जाता है, आपके सफदरजंग जाना जाता है। और कुछ याद नहीं रखना। ये क्या है, ये सादत खान का भतीजा है और दामाद भी। क्यों है, क्यों भतीजा, इसीलिए कि सादत खान इसका चाचा लगता था। और चाचा के बाद इसने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी कर दी थी सादत खान ने। किसके साथ, आपके सफदरजंग के साथ। तो ये कौन बन गया, दामाद बन गया। इतना आप लोगों को याद रखना। लिखो सफदरजंग। ये कहाँ का है, आपके सफदरजंग, ये लखनवी, कौन सा, लखनवी संस्कृति किसके लिए जाना जाता है, ये लखनवी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आपके कौन, सफदरजंग। इसके बाद क्या हो जाता है, नवाबों का क्या हो जाएगा, लखनवी संस्कृति में क्या होता है कि 1775 के अवधों का जो क्या हो जाता है, निवास स्थान है आपके कौन सा, लखनवी संस्कृति में इनका क्या हो जाएगा, नवाबों का निवास हो जाएगा। लास्ट इसमें याद रखना है, वो याद रखना है आपके वाजिद अली शाह। कौन, वाजिद अली शाह, इसका लास्ट याद रखना। इसके बाद आपके अवध साम्राज्य में कुछ भी याद नहीं रखना, तो इसको मैं मिटा दूं और लिखो कौन, आपके वाजिद अली शाह। ये अंतिम शासक है कहाँ का, आपके अवध का। तो अवध का अंतिम शासक कौन है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब। अवध का क्या है, अंतिम नवाब है। इसके समय कब, 1856 में। कब, 1856 में क्या हो जाएगा, अवध का विलय। अवध का विलय किस आधार पर होगा, अवध का विलय कुशासन के आधार पर। कुशासन के आधार पर। कौन कहेगा, जेम्स आउट्रम इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। किसकी, आपके
आपके अवध पर कुशासन के आरोप लगाने की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो लिख लेना आपके जेम्स आउट्रम। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अवध को कब हड़पा गया था 1856, नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि अवध को हड़पने के लिए रिपोर्ट किसने बनाई? तो जेम्स आउट्रम ने बनाई थी अवध को हड़पने के लिए रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जेम्स आउट्रम ने। जेम्स आउट्रम। ये क्या कहेंगे? अंग्रेज के आप लोगों को शासन चलाना नहीं आता है, इसलिए हम आपके राज्य को हड़प रहे हैं, ये अंग्रेज कहते हैं। और समझो अंग्रेज कितना बढ़िया शासन चलाते हैं कि हमारे देश की जीडीपी 24% 2.4% रह जाती है। इतना बढ़िया शासन चलाते हैं। सारा आपके भारत का पैसा कहाँ ले जाते हैं? आपके इंग्लैंड में ले जाते हैं। और भारत सोने की चिड़िया से किसकी चिड़िया हो जाएगा? भिखारियों की चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिखारियों की चिड़िया। हम एक समय सोने की थाली में भोजन करते थे, एक समय आएगा कि हम भूख से मरेंगे। क्या करेंगे? हम भूख से मरेंगे। बंगाल में ऐसा अकाल पड़ेगा कि जहाँ पर कम से कम 1-2 लाख लोगों की मौत किससे हो गई थी? भूख से हो गई थी। और अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने वहाँ पर कर लगाते थे, राजस्व वसूलते थे, तो लोगों के घरों में 1 कटोरा अन्न का दाना था वो भी उठा कर ले गए थे अंग्रेज। और ये कहते हैं कि आप लोगों को शासन चलाना नहीं आता और कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लेते हैं। क्या कर लेंगे? अवध को हड़प लेंगे। इन्होंने सिर्फ भारत को लूटा है, इन्होंने अपना फायदा देखा है, ना कि भारतीयों पर बीतने वाला क्या है इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये चाहते थे कि हम जितना हो सके उतना लूटें। इन्होंने जैसे ही कोई आपके अंग्रेज आता था भारत में, गवर्नर जनरल बनकर कोई भी आता था, इतना अपार धन लेके जाता था कि यहाँ से जाकर वहाँ पर ऐश की जिंदगी जीते थे ये लोग। इतना पैसा यहाँ से हड़प के ले जाते। समझो हमारी 24% जीडीपी से आज हमारी 4.2% जीडीपी। कितनी? 2.4% जीडीपी थी मात्र। इतनी जीडीपी थी। समझो इन्होंने कितना हड़पा होगा। इन्होंने महलवाड़ी, इज़ेदारी व्यवस्था, फलाना ढिकाना, हजारों इन्होंने बुरी तरह से यानी लूटा ही लूटा है। भारत के व्यापार इन्होंने बंद करा दिए थे। जितने भी भारत के हस्तशिल्प कला वगैरह सारे बंद करा दिए थे। समझो कि जैसे हस्तशिल्प कला, कोई चीज़ हाथ से बन रही है और कोई चीज़ मशीन से बन रही है, तो मशीन से बनने वाली चीज़ को कम टाइम लगेगा, जल्दी बन जाएगी। हाथ से बनने वाली चीज़ महंगी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन्होंने भारतीयों के सारे व्यापारियों को बंद करा दिया। तो सारे व्यापार भारत में के बंद हो गए थे। और किन के चलते थे? विदेशियों के व्यापार चलते थे, अंग्रेजों के व्यापार चलते थे हमारे भारत में। आइए देखते हैं हम, अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा भू राजस्व व्यवस्था, यानी अंग्रेजों का क्या? भू राजस्व व्यवस्था। उससे पहले हम देख लेते हैं सहायक संधि, क्योंकि सहायक संधि इसीलिए जानी जाती है कि सहायक संधि का सर्वाधिक प्रचार प्रसार होता है भारत में। और सहायक संधि पर पहला हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन सा, ये हम देखेंगे। आइए देखें हम सहायक संधि। हालांकि ये मैंने पढ़ा दिया, फिर भी मैं एक बार और पढ़ा दे रही हूँ। तो सहायक संधि लेके कौन आता है? तो सहायक संधि लेके आता है आपके कौन? डुप्ले। कौन लेके आता है? फ्रांसीसी डुप्ले। फ्रांसीसी डुप्ले ये सहायक संधि को लेके आता है। और इसका प्रचार प्रसार कौन करता है? तो इसका प्रचार प्रसार करता है बेलेजली। अगर पूछे कि अवध के संदर्भ में, किसमें? अवध के संदर्भ में सहायक संधि किसने लागू की थी? वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध के संदर्भ में कब? 1765। रुकना 1765 में अवध के संदर्भ में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर कौन है? वो है आपके क्लाइव। कौन है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव।
आप लोगों को एक क्वेश्चन हालांकि मैंने बता दिया, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में आंसर देना। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है जब मैंने आपको बंगाल पढ़ाया है कि रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं, क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में देना, और जिस बच्चे ने इसका कमेंट दिया उसका नाम कल मैं बताऊँगी स्क्रीन पर कि इस बच्चे ने इसका कमेंट दिया, इसका आंसर दिया। आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको। आइए, सहायक संधि का प्रचार प्रसार कौन करता है, तो प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसका बैलेजली करेगा। कौन करेगा, आपके बैलेजली। तो लिखो प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार कौन करेगा बेटा, बैलेजली। कौन करेगा, आपके बैलेजली करेगा। आपके किसका प्रचार प्रसार करेगा, सहायक संधि का करेगा। कब करेगा, 1798 में करेगा। कब करेगा, 1798 में सहायक संधि का प्रचार प्रसार कौन करेगा, आपके बैलेजली करेगा। कौन करेगा, आपके बैलेजली करेगा। और आपके सहायक संधि करने वाला पहला राज्य लिख लो, आपके हैदराबाद है। कौन है, हैदराबाद। तो हैदराबाद क्या है, आपके सहायक संधि पर पहला हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है आपके हैदराबाद। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि सहायक संधि लेके कौन आता है, आपके डुप्ले लेके आता है। कौन लेके आता है, डुप्ले लेके आता है। कब लेके आता है, 1765 में लेके आता है, अवध के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, अवध के संदर्भ में 1765 में लेके आता है। सहायक संधि लागू कौन करता है, तो सहायक संधि लागू करने वाला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है जो सहायक संधि को लागू करेगा। और इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसका प्रचार प्रसार करेगा आपका बैलेजली। कौन करेगा, बैलेजली करेगा। कब करेगा, 1798 में इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार करेगा। और कहाँ पर करेगा, पहले हैदराबाद है जो क्या करेगा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बनेगा आपके हैदराबाद। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता देना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है उसका आंसर मैं कल दे दिया करूंगी, अगले दिन आके आप लोगों को दे दूंगी। अगर पूछे कि सहायक संधि जब हैदराबाद ने की थी तो कब की थी, 1799 में। लिखो कब, 1799 में। 1799 पहली बार हैदराबाद ने सहायक संधि को क्या किया था, हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है वो राज्य है आपका हैदराबाद। कब, 1799। किसी को कोई प्रॉब्लम। आइए देखते हैं हम आगे कौन सा, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, यानी ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था। और यहाँ से करेंगे अंग्रेज असल में लूट। क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे वो लूट भारत में। तो आइए देखते, पहले भी लूट रहे थे मगर अब अच्छी से लूट करेंगे। तो पहले देखते हैं हम ब्रिटिश भूकालीन राजस्व व्यवस्था किसमें लेके आएंगे, वो स्थायी बंदोबस्त, इज़ेदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, आपके तमाम पंचशाला, इज़ेदारी, फलाना ढिकाना, सैकड़ों व्यवस्था लेके आएंगे। ये कौन, आपके अंग्रेज। आइए देखें आपके, देखो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। तो इसमें लिखेंगे हम कौन सा, स्थायी बंदोबस्त। क्या लिखें, स्थायी बंदोबस्त। तो पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं कितने हमें पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने हैं। जिसमें हम लिखेंगे पहले आपके स्थायी बंदोबस्त। क्या लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त। कौन लेके आता है स्थायी बंदोबस्त को, कॉर्नवालिस। कौन लेके आता है, आपके कॉर्नवालिस। अगला लेके आते इज़ेदारी व्यवस्था। इजारेदारी। इसी को कहते हैं हम पंचशाला। इसे लेके आएगा कौन, वॉरेन हेस्टिंग। कौन लेके आएगा, आपके वॉरेन हेस्टिंग लेके आएगा इज़ेदारी को
फिर आएगी आपके रैयतवाड़ी। कौन सी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी को कौन लेके आएगा? रा से कौन है? रैयत। रैयत से कौन लेके आएगा? रीड और मुनरो। कौन लेके आएगा? रीड और मुनरो। रीड और मुनरो लेके आएंगे आपके रैयतवाड़ी। और अगला हमारा टॉपिक है महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी। महल से कौन हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। कौन हो जाएगा आपके? हॉल्ट मैकेंजी। माँ से महलवाड़ी और माँ से कौन लेके आएगा? मैकेंजी। आप लोगों को इतना याद रखना है। और रा से रैयतवाड़ी कौन लेके आएगा? रीड और मुनरो। कौन लेके आएगा? रीड और मुनरो। रा से रीड और रा से मुनरो। कौन सा? रा से मुनरो। ये आप लोगों को याद रखना। स्थायी बंदोबस्त आपके लेके आएगा कॉर्नवालिस। और ये तारी पंचशाला एक ही नाम है, अगर लिख के आ जाए तो आपको लगाना वॉरेन हेस्टिंग। क्या लगाना? वॉरेन हेस्टिंग। हेडिंग डालो स्थायी बंदोबस्त। क्या डालो? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आता है? स्थायी बंदोबस्त लेके आता है आपके कॉर्नवालिस। कौन लेके आएगा? आपके कॉर्नवालिस लेके आएगा। कब लेके आएगा? 1793 में। कब लेके आएगा? 1793 में लेके आएगा। कौन लेके आएगा? आपके कॉर्नवालिस। 1793 में आपका स्थायी बंदोबस्त लेके आ रहा है कॉर्नवालिस। और इसमें क्या करेंगे? ये करेंगे कि ये जो अपनी ज़मीन है, जो जिसका भूस्वामी किसान होता था, उन्हें किसको दे देंगे? आपको जमींदार को दे देंगे। और ये कैसे कहते थे कि आपका एक गांव इन्होंने ले लिया, इन्होंने कोई गांव ले लिया, उसका कोई एक जमींदार ले लिया। क्या ले लिया? जमींदार ले लिया। तो इन्होंने जमींदार से पूछा कि यहाँ पे आपकी कितनी लगान है। तो इन्होंने 3 जमींदार को लिया। 1 2 3, 3 ले लिए, 4 ले लिए। बोले आप इस गांव की भूमि है, उसका कितना मुँह लगाओ? इसने लगाया आपके 5,000। मान लो इसने कह दिया 8,000 देंगे हम, इसने कह दिया 10,000 देंगे। तो इन्होंने किसको दे दिया? इस 10,000 वाले को दे दिया। किसको दे? इस 10,000 वाले को दे दिया। तो आप लोग बताइए कि लगान किसने वसूला? जमींदार ने। अंग्रेजों को कितने देने हैं? 10,000। किसानों से इन्होंने कितने वसूले? 15,000। कितने वसूले? 15,000। किसान किसका विद्रोह करेंगे? तो किसान किसका विद्रोह करेंगे? जमींदार का विद्रोह करें। क्योंकि किसान तो परिचय ही नहीं है कि ये लगान कौन वसूल रहा है, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो लगान कौन वसूलते थे? अंग्रेज वसूलते थे। और विद्रोह कौन करेंगे? कि जमींदार के खिलाफ विद्रोह करेंगे आपके किसान। कौन करेंगे? आपके किसान विद्रोह करेंगे। क्योंकि ये क्या करते? अत्यधिक राजस्व वसूलते थे। इनको देना है 10%, इन्होंने किसान से लिया 20%, 40%, इन्होंने किसान से ऐसे वसूला 60%। तो कभी भी आप लोगों को याद रखना है कि जमींदार वर्ग कभी भी ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज भारत से जाए। कभी भी जमींदार वर्ग ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था। आप किसी भी कॉपी में उठा के देख लेना, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या जमींदार वर्ग ने किसानों वो अंग्रेजों का विद्रोह किया था? बिल्कुल नहीं किया था। जमींदार वर्ग को तो फायदा था इनसे, अंग्रेज से, क्योंकि उन्हें भू राजस्व वसूलने का मौका मिल रहा था। तो किसका विद्रोह करेंगे? अब किसान करेंगे, आपके जमींदार का विद्रोह करेंगे। किसका करेंगे? जमींदार का विद्रोह करेंगे। ये अत्यधिक कैसी थी? ये किसानों को लूटने वाली व्यवस्था थी। और यहाँ पर किसान अत्यधिक निर्धनता हो जाए, क्या ऋणग्रस्तता हो जाएगा। ऋणग्रस्तता के कारण क्या करेंगे? आगे चल के यहाँ पर प्रमुख विद्रोह स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? आइए देखते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त कब आता है? आपके 1793 में आता है। कब आता है? 1793 में आता है स्थायी बंदोबस्त। कौन लेके आता है? आपके कॉर्नवालिस लेके आता है। कौन लेके आता है? कॉर्नवालिस लेके आता है। कॉर्नवालिस चाहता है कि जैसे किसान यानी भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करेगा। कब? 1886 में रेवेन्यू बोर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेवेन्यू बोर्ड भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए
सुधारने के लिए कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया था। किस बोर्ड का? रेवेन्यू बोर्ड का ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? आपके 1786 में। कब किया था आपके रेवेन्यू बोर्ड का गठन? 1786 में किया था आपके किसने? कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया था। तो जमींदारों को भूस्वामी माना जाए, एक कहने वाला कौन था? एक कहने वाला है जॉन सोर कहता है कि जमींदारों को भूस्वामी माना जाए, और चार्ल्स ग्रांट कहता है कि सरकार को भूस्वामी माना जाए। किसका? सरकार को जमीन का भूस्वामी माना जाए। और जबकि जॉन सोर कहते हैं कि जमींदारों को भूस्वामी माना जाए। स्थायी बंदोबस्त में आप लोग लिख लो, यहाँ पर इंपोर्टेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमींदारों को भूस्वामी माना जाए, ऐसा कौन कहते हैं? आपके कहते हैं वो आपके, तो समझ में आ गया आप लोगों के? लिखो। तो जॉन सोर क्या कहते हैं? जॉन सोर कहते हैं कि जमींदारों को क्या माना जाए? भूस्वामी माना जाए। किसको माना जाए? जमींदारों को भूस्वामी। जमींदारों को क्या माना जाए? भूस्वामी। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं आपके जॉन सोर। कौन है आपके? जॉन सोर है। कौन है आपके? जॉन सोर है, जो कहते हैं कि जमींदारों को भूस्वामी माना जाए। और आपके चार्ल्स ग्रांट कहते हैं। कौन कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट कहते हैं किनको भूस्वामी माना जाए? सरकार को भूस्वामी माना जाए। सरकार को क्या माना जाए? भूस्वामी माना जाए। ये आपके कहते हैं कौन? चार्ल्स ग्रांट कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अगला हम देखेंगे कि एक कैसी व्यवस्था थी? एक 10 वर्षीय लगान व्यवस्था थी। कैसी थी? एक 10 वर्षीय लगान व्यवस्था थी। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय ये लागू होती है 10 वर्षीय लगान व्यवस्था। किन क्षेत्रों में लागू होती है? लिखो क्षेत्र। तो इसके क्षेत्र लिखो आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक। ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये कहाँ पर लागू होगी? इधर बंगाल में। बंगाल को तो अत्यधिक लूटा जाएगा। बंगाल, इधर उड़ीसा, इधर बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा होगा, इधर कौन सा होगा? वाराणसी। ये यूपी का क्षेत्र है वाराणसी, इधर वसूला जाएगा। इधर बिहार, उत्तरी कर्नाटक। कौन सा? उत्तरी कर्नाटक। तो इन क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा आपके कौन से? स्थायी बंदोबस्त को। एक कितने भूमि के? भारत के 19% पर लागू है आपके स्थायी बंदोबस्त। लिखो भारत के 19% क्षेत्र पर, 19% क्षेत्र पर लागू व्यवस्था। कौन सी? आपके स्थायी बंदोबस्त। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें क्या होता था कि इसका 1/, यानी 10%, 11/10% भाग किनको जाता था? आपके कंपनी को जाता था। और बचा 1% जो कौन लेते थे? आपके जमींदार लेते थे। कौन लेते थे? आपके जमींदार लेते थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। मगर जमींदार वर्ग क्या करेगा कि उसे देना 1%। किसको? आपके अंग्रेजों से उसने 1% वसूला। मगर किसानों से उसने कितना वसूला? 5%। तो जमींदार वर्ग क्या होगा कि अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। किसान क्या हो गया? ऋण में आता गया। और उन्होंने क्या किया कि अपनी जमीन को छोड़ दिया। क्या कर दिया? जमीन को छोड़ दिया। और किसान ऋण में आ गया। अब वो क्या करेगा? तो क्या करेगा कि वो और की खेती करेगा। जैसे उन्होंने क्या किया? अपनी जमीन क्या कर दी? गिरवी रख दी इन पे, जमींदारों के पास। तो वहां पर ये पूरी जिंदगी इनके यहाँ पर मजदूरी करता था। कौन? किसान। सिर्फ जमींदार के यहाँ पर क्या करेगा? मजदूरी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया स्थायी बंदोबस्त के बारे में कि किस तरह से भारत में लागू होती है, कौन लागू करता है, किस क्षेत्र में लागू होती है, कितने % पर लागू होती है। पूरा आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया। अगले टॉपिक हम देखते हैं आपकी कौन सी? महलवाड़ी। क्या देखेंगे हम देखेंगे महलवाड़ी। लिखो आपके महलवाड़ी। उसके बाद हम देखेंगे रैयतवाड़ी।
कौन देखेंगे? रैयतवाड़ी। और बस इतनी ही हमारी क्लास हो पाएगी। अगली हम क्लास देखेंगे कल। क्या देखेंगे? अगली हम क्लास देखेंगे जिसमें कृषि का वाणिज्यीकरण वगैरह ये सब देखेंगे। उसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे आपके प्रमुख आंदोलन। क्या होंगे? आंदोलन आपके तिनकठिया प्रथा, कहाँ पर लागू होती है, धन निष्कासन का सिद्धांत। हम इधर की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दें कि संडे को हमारी MCQ क्लास आती है, आप लोग उनको ज़रूर देखिए। हमारी 2 क्लासें आपके यूट्यूब पर अपलोड हैं चैनल पर, उनको जाइए, उनको भी देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक रहती है। आइए देखते हैं हम महलवाड़ी। तो इस महलवाड़ी को कौन लेके आता है? तो इसको लेके आता है, ये मैंने शुरू में बता दिया, मैकेंजी। कौन लेके आता है? हॉल्ट मैकेंजी। लिखो, हॉल्ट मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी क्या लेके आता है? आपके महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू करता है आपके हॉल्ट मैकेंजी। ये कहाँ पर लागू होती है? ये होती है उत्तर भारत में। कौन से? उत्तर भारत में। अगर पूछे कि महलवाड़ी का जनक कौन है, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। मगर ये हॉल्ट मैकेंजी है, ये महलवाड़ी को कहाँ पर लागू करेगा? ये आपके दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र जैसे रह गए, अवध रह गया है आपके, जैसे कि आपके अवध है, पंजाब है, उत्तर का जो पश्चिमी प्रांत है, मध्य प्रांत है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर लागू होगी आपकी कौन सी? महलवाड़ी। मगर पूछ ले उत्तर भारत में लागू कौन करेगा? तो उत्तर भारत में लागू करेगा आपके मार्टिन बर्ड। कौन लागू करेगा? मार्टिन बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर किताब में नहीं मिलेगा, ना ही हर कोई टीचर पढ़ाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्योंकि मैं स्टेट का एग्जाम देती हूँ इसलिए मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप लोगों को याद रखना, हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि 2026 में एग्ज़ाम कुछ और होता है, 2025 का एग्ज़ाम कुछ और होता है, 2020 का कुछ एग्ज़ाम और है, 2019 का कुछ और है। तो इस हिसाब से हमें क्या रहना चाहिए? नए क्वेश्चनों को देखना चाहिए कि नए क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, नए क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो याद रखना महलवाड़ी। क्या रखना? महलवाड़ी। एक एक क्षेत्र लिखो पहले इनके, उसके बाद में पूरा लिखाऊंगी। तो कहाँ पर लागू होगी? ये लागू होगी पंजाब, उत्तर पश्चिम, पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, आपके उत्तर प्रदेश, अवध। इन क्षेत्रों में लागू होगी आपकी कौन सी? महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी। और ये लागू कब होगी? 1822 में। कब लागू होगी? 1822 में। अगर पूछे ये कितने, तो ये ब्रिटिश भारत की कितनी? 30% भूमि पर, वो 19% भूमि पर, ये कितनी भूमि पर लागू होगी? ये 30% भूमि पर। कितनी? 30% भूमि पर लागू होगी कौन सी व्यवस्था? आपके महलवाड़ी व्यवस्था। अगर पूछ ले कि उत्तरी क्षेत्र में कौन लागू करेगा, तो उत्तरी क्षेत्र में आपके लागू करेगा मार्टिन बर्ड। कौन लागू करेगा? आपके मार्टिन बर्ड। तो मार्टिन बर्ड इसको कहाँ लागू करेगा? इसको लागू करेगा उत्तरी क्षेत्र में। कौन सी व्यवस्था? आपके महलवाड़ी व्यवस्था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता है। इसमें क्या होगा? इसमें आपके गांव का जो मुखिया है उससे राजस्व वसूली करेगा। क्या करेगा? जो गांव का मुखिया होगा या महाल होगा वो क्या करेगा? किसानों से लगान वसूल करेगा आपके कौन? महलवाड़ी में। किसमें? महलवाड़ी में। तो ये जब शुरुआत में जब लागू हुई थी तो उस समय कितने? 80% पर। कितने? 80%। उत्पादन का कितना? 80%। जैसे उत्पादन होता है 100%, 80% कौन ले गए? अंग्रेज। बचा कितना? 20%। किसके पास? किसान के पास 20% बचा। किसान ने पूरी साल मेहनत की, उसको मिला कितना? 20%। 80% कौन ले गए? किसान। जिसमें बाद में कुछ सुधार होंगे, सुधार होने के बाद इसको कौन करेगा? डलहौजी इसको 50% कर देगा। कौन? आपके डलहौजी इसको कितना कर देगा? डलहौजी कर देगा इसको 50%। आप लोगों को याद रखना, भूमि के कितने? 30% है, मगर उत्पादन कितने? 80% पर ये लागू होती है कौन सी? महलवाड़ी व्यवस्था। अत्यधिक शोषणकारी व्यवस्था होती है कौन सी? आपके अंग्रेजों की ये व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, आपके इज़ेदारी व्यवस्था,
कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त ये अत्यधिक शोषणकारी व्यवस्था होती है, जिससे भारत में क्या फैलता है, अकाल की व्यवस्था आती है। क्या आती है, अकाल की व्यवस्था आती है, जिससे भारत में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी आप लोगों को दिखाई देगी, जो आज तक आप लोगों को यही दिखाई देती है आज तक। अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारे आपके रैयतवाड़ी। क्या है हमारे रैयतवाड़ी, जिसको कौन लागू करेगा, जिसको लागू करेगा कर्नल रीड और आपके मुनरो। कौन करेगा, कर्नल रीड और आपके मुनरो। कौन सी, आपके महलवाड़ी। लिखो, आइए देखें आपके महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी को वो सॉरी रैयतवाड़ी कौन लेके आएगा, कर्नल रीड। कौन लेके आएगा, कर्नल रीड। कब लेके आएगा, 1792। कब लेके आएगा, 1792 में लेके आएगा। कौन, कर्नल रीड। क्या लेके आएगा, आपके महलवाड़ी लेके आएगा, जो कहाँ पर लागू करेगा, 12 महल मद्रास में। कहाँ पर लागू करेगा, 12 महल मद्रास में लागू करेगा आपके कौन से, महलवाड़ी। मगर इसमें रीड है वो क्या करेगा, ये बम्बई तक फैलाएगा। कौन, रीड आपके पूरे भारत में फैलाएगा इसको। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, इन क्षेत्रों में कौन फैला देगा, आपके रीड फैला देगा। कौन, आपके मुनरो मुनरो कहाँ पर फैला देगा, इसके संपूर्ण मद्रास में, संपूर्ण क्षेत्रों में कौन फैला देगा, आपके मुनरो। लिखो, ये 1752 में आती है। मुनरो कब आएगा, मुनरो आएगा 1820 में। कब आएगा, 1820 में। इसे कहाँ पर फैला देगा, संपूर्ण मद्रास, संपूर्ण मद्रास। तो संपूर्ण मद्रास में फैला देगा। जैसे जितने भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं, जैसे मद्रास है, बम्बई है, पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल, असम हो गया, आपके कुर्ग हो गया। तो जितने भी क्षेत्र आपके दक्षिण भारत के, उनमें कौन फैला देगा, आपके मुनरो फैला देगा 1820 में। और महलवाड़ी को लेके कौन आता है, रीड लेके आता है। ये कितने परसेंट पर लागू होती है, ब्रिटिश भारत के 51% पर। कितने, 51%। बोलो, क्लास में मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको क्लास में याद ना करा दूं तो कहना। तो समझ में आ गया, आपके महलवाड़ी कौन लेके आता है, कर्नल रीड लेके आता है। कब लेके आता है, 1792 में लेके आता है। जो कहाँ पर लागू होती है, 12 महल मद्रास में लागू होती है। मगर संपूर्ण मद्रास में कौन फैलाएगा, आपके मुनरो फैलाएगा 1820 में। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में फैलाएगा आपके कौन, मुनरो। या कितने, ब्रिटिश भारत के 51% पर लागू होती है आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी, महलवाड़ी व्यवस्था। ये कुल उत्पादन का 2/5 भाग पर लागू होगी। कैसे, कुल उत्पादन का 2/5 भाग पर लागू होगी। जैसे उत्पादन का कितने, 2/5 भाग पर, यानी 1/5 भाग होगा, 2/5 भाग होंगे। 2/भाग किनके पास चलेगा, अंग्रेजों के। और 3 किनके रह जाएगा, आपके किसानों पर रह जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बोलो, ये क्लास कैसी लगी, और यहीं पर हम क्या क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लास को समाप्त करेंगे। बाकी हम टॉपिक देखेंगे कब देखेंगे, कल देखने वाले हैं। कल बाकी जो व्यवस्थाएं रह गई हैं उनको हम कल कंप्लीट करेंगे। बाकी आज हमने जितना कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई, तो कमेंट करके बताना। और कल का हमारा टॉपिक है शोषणकारी प्रथाएं। कौन सी आएंगी, शोषणकारी प्रथा। तो जिसमें हम देखेंगे आपके ददनी प्रथा है, आपके तिनकठिया प्रथा है, कम्युनिटी प्रथा है, दुबला हाली प्रथा है, पनिहाल प्रथा है। जो प्रमुख प्रथा हैं जो हम देखने वाले हैं, एक कब से कब तक चालू होंगे, ये हमारी क्लास रहेगी कल। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को कहीं पर समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट कर देना, हम उसको कल कंप्लीट करा दिया करेंगे। आपके हर डाउट का जवाब मिलेगा। राधे राधे सभी को।